दौरा रद्द, मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी। हाई लेवल मीटिंग में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 94 साल बाद देश में होगी जातीय जनगणना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में किया गया बड़ा बदलाव, पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को बनाया गया अध्यक्ष। कानपुर पहुंचे राहुल गांधी, शुभम के परिजनों से की मुलाकात, बोले दिलाएंगे शहीद का दर्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए बढ़ते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सरहदों पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस आतंकी वारदात के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से कई बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सामने आई है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा रद्द हो गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव दमित्री पेस्कोव ने इसकी पुष्टि की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को मॉस्को में आयोजित होने वाली विक्ट्री डे परेड में शामिल नहीं होंगे। पेस्कोव के अनुसार यह फैसला भारत की ओर से लिया गया है और इसकी जानकारी पहले ही रूसी प्रशासन को दे दी गई थी। दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से लगातार बड़ी बैठकें की जा रही हैं। इस बैठक को लेकर माना जा रहा था कि भारत दुश्मन देश पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए खाका तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और तीनों सेना अध्यक्षों की मौजूदगी रही। इस बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए, इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its India alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. Some states have conducted surveys. I am repeating the word surveys to enumerate castes. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that a social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा आज जो जनगणना देश की होनी है उसमें जाति जनगणना का विषय जोड़ा गया है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। कांग्रेस ने देश में 60 साल शासन किया और जब सत्ता से बेदखल हो गए, जब पिछड़ी जाति के एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश की सत्ता
देश की जनता ने सौंपी तो वह जाति जनगणना की मांग करने लगे। लेकिन आज का जो केंद्रीय कैबिनेट का फैसला है, कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। उनको यह समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस केवल कहती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो फर्जी पीडीए का ढोंग कर रही थी, आज उस पीडीए का ढोंग का भी पर्दाफाश हो गया है। जाति जनगणना के नाम पर केवल राजनीति करते थे और आज जिस प्रकार से केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से इस बहुत आवश्यक फैसले का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था। और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी से जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस और हमारे नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ही जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल। हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो जो संविधान में वर्णित है, लेकिन भाजपा सरकार की मंशा और नीयत पर सवाल। ये फैसला जरूर लिया गया है, निश्चित तौर से ये हमारे मुद्दे की जीत है, ये पिछड़े समाज की जीत है, ये राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इसी बीच भारत की तरफ से आतंक के खिलाफ बड़े कदम उठाने को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। कई बड़े फैसले भारत सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। बुधवार को हुई अहम बैठक में सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का फिर से गठन किया। इस फैसले के तहत पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई सीसीएस की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल रहे। हालांकि बैठक में क्या फैसले लिए गए यह अभी तक नहीं बताया गया है। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान के साथ 1.5 घंटे हाई लेवल मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को कानपुर पहुंचे, जहां राहुल गांधी पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की।
इस दौरान राहुल गांधी ने शुभम द्विवेदी के पिता और उनकी पत्नी से बात की, साथ ही प्रियंका गांधी से भी फोन पर बात करवाई। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात के बाद पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के लिए एक विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की, तो वहीं शुभम द्विवेदी की पत्नी ने सरकार से शहीद का दर्जा देने की मांग की। इस पर राहुल गांधी ने पीएम को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। देश भर में सीआईएससी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी, जहां आईसीएसई 10वीं में 99.09%, आईएससी में 99.02% छात्र पास हुए। 10वीं में 99.37% लड़कियों ने बाजी मारी, तो वहीं 98.84% रिजल्ट के साथ लड़के दूसरे स्थान पर रहे। बात करें आईसीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम की, तो यहां भी लड़कियां 99.45% के साथ अव्वल रहीं, तो वहीं 98.64% रिजल्ट के साथ लड़के दूसरे स्थान पर रहे। देश दुनिया की तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी के लिए देखते रहिए आज की खबर।